चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं आप लोगों को हिस्ट्री और फिर पॉलिटी उस पे चर्चा करूँगा और ये संभवतः बीपीएससी को लेकर बैच है, ठीक है? तो आप लोगों की पृष्ठभूमि मैं जानना चाहता हूँ। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो इसके पहले किसी भी स्तर पर स्कूली के दिनों को छोड़कर आप लोगों ने इतिहास या तो इंटरमीडिएट लेवल पर या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है? आप मैम ग्रेजुएशन क्या विषय रहा आपका? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आपका कॉमर्स है, अच्छा उसके बाद नहीं पढ़े हैं। आपका पॉलिटिकल, तो इंटरमीडिएट में क्या था? आर्ट्स था, मतलब जानते हैं पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। अच्छा आप लोगों को इतिहास को लेकर क्या-क्या परेशानियां होती हैं? मैं पहले उस पे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। तो आप लोग इतिहास को एक याद करने वाला विषय समझते हैं, नहीं? और यहीं से परेशानी शुरू होती है। क्योंकि इतिहास बहुत सारे तथ्यों से मिलकर बना है और सारे तथ्यों को आप याद करने लगेंगे तो ये काफी असहज मामला हो जाएगा। हमें इन्हीं बातों को समझना है कि हम किस तरीके से इतिहास को किया जाए कि ये काफी इंजॉयबल सब्जेक्ट हो जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी भी विषय हैं सामान्य अध्ययन के अंदर, उन सभी विषयों में इतिहास एक मेरुदंड की तरह काम करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास को कैसे परिभाषित किया जाए, तो आप बता सकते हैं कि इतिहास को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? अब आप ये सोचते होंगे कि क्या ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है? ऐसा तो पूछा नहीं गया। लेकिन अगर ये समझ नहीं होगी, तो आप इतिहास को सिर्फ याद करने वाला ही विषय मानेंगे। लेकिन मामला इतना सरल नहीं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी आयोग इतिहास को अपने पाठ्यक्रम में शामिल ही क्यों करता है। कोई व्यक्ति आईआईटी से हो तो भी, आईआईएम से हो तब भी, यदि उसने कहा कि वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, तो उसे सामान्य अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, उसे इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसे राजनीति शास्त्र पढ़कर आना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि विषयों का ज्ञान जरूरी है। इसके पीछे एक तर्क है। आज हम लोग 2023 में हैं और आज 2023 का जो मनुष्य है, हाँ, ये समझना पड़ेगा। जीएस में तो चूंकि बीपीएससी परीक्षा अब लेगी, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, आप तो जानते ही हैं। देखिए, ये तो एक मामला है कि पाठ्यक्रम में ही क्यों डाला गया, लेकिन इसका एक तार्किक पक्ष तो है जरूर। आप ही सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति बहुत तेज तरार है मैथमेटिक्स में, तो उसके मस्तिष्क का विकास तो उस स्तर का है, लेकिन फिर उससे सामान्य अध्ययन क्यों पढ़ने के लिए कहा जाता है? कुछ इस तरीके से जोड़कर आप समझ सकते हैं। मैं जो ये उदाहरण दे रहा हूं संभवतः कुछ हद तक इसे जस्टिफाई करेगा। आज 2023 में मनुष्य क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। आज मनुष्य रोबोट पे काम कर रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है मेरे भाइयों कि क्या मनुष्य हमेशा से इस स्तर तक का था क्या? इस स्तर का था ही नहीं। मनुष्य सबसे शुरुआती पक्ष में क्या था? अगर मैं कहूं कि कोई मिलियन ईयर्स अगो, लाख वर्ष पूर्व, मनुष्य क्या था? पत्थरों से घिरा हुआ था। मनुष्य किस चीज का प्रयोग करता था? पत्थर का। और पत्थर ही उसके जीवन का मूल था। पत्थर का उपयोग वो शिकार के लिए कर रहा है, पत्थर का उपयोग वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, और पत्थरों के बने प्राकृतिक गुफाओं में वो रह भी रहा है। यानी कि चारों तरफ पत्थर था। यहां लाखों वर्ष पूर्व वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन का प्रयोग कर रहा है, पत्थर का, जिसे आप लोग
पाषाण पाठ्य पुस्तकों में लिखता मिलेगा, पाषाण नहीं। तो यहां से यहां तक जो मनुष्य पहुंचा, यह एक विकास क्रम है। ये क्या है? एक विकास क्रम है। और हम इस इतिहास के अंतर्गत इस मानव विकास को ही पढ़ते हैं। इस इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? मानव विकास को। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग पॉलिटी के भी विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यह जवाब जानना चाहता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं को क्या यह ज्ञात था कि कोई 50 साल बाद, 60 साल बाद कोई साइबर क्राइम भी होगा? नहीं था ना। लेकिन आज संविधान में साइबर क्राइम से जुड़े हुए कानून जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? क्या 2019 के पहले 2019 के पहले चिकित्सा विज्ञान विकसित नहीं था? लेकिन जब कोविड आया तो सारे चिकित्सा विज्ञान धरे के धरे रह गए और हमें कोविड-19 पे कैसे काबू पाना हो, ये शुरू से शुरू किया गया? नहीं, शुरू से शुरू करना पड़ा। और अब जब कोई चिकित्सा विज्ञान पढ़ेगा तब उनके अध्ययन में एक चैप्टर और रहेगा जो कोविड से रिलेटेड होगा, है ना? तो क्या आप लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि जब हम लोग मनुष्य के विकास को जब तक बेहतर ढंग से नहीं जानेंगे तो मनुष्य के विकास के लिए वर्तमान में कैसे काम कर सकते हैं? आप शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बनने के लिए आप लोग संभवतः बीएड भी करके आए होंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं। उसमें बाल मनोविज्ञान एक विषय होगा। ये बाल मनोविज्ञान है क्या? मूलतः बच्चों की सोचने की शैली को समझना, यह बच्चा क्या सोच रहा है और उसके अनुसार एक शिक्षक अपनी शैली को बदल दे ताकि सही से अपनी बातों को संप्रेषित कर सके। नहीं, अर्थात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह विषय मूलतः हमें मानव के विकास की यात्रा को बताता है। क्या आप पल भर के लिए सोच सकते हैं, जैसे आपके सामने एक शब्द आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति की मैं बात करता हूं, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप शिक्षक लोग हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैं कहता हूं। जैसे ही मैं कहता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका मतलब होता है इसके पहले कोई और एजुकेशन पॉलिसी होगा और उस एजुकेशन पॉलिसी में वो सारी बातें शामिल नहीं हो सकी, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि अभी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति को तैयार किया जाए। या फिर ये बात आर्थिक नीति पर भी लागू होता है? नहीं। मैं आपको बताऊं कि इतिहास मानव विकास की यात्रा को बताता तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे विषयों के जन्म के बारे में भी बताता है। बहुत सारे विषय। आप लोग सोचिए कि ये अर्थशास्त्र विषय एक विषय के रूप में कब से शुरू हुआ? जो आज वर्तमान में हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्या ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर हमेशा से थे? हमेशा से नहीं था। आपके सामने एक दो इंफॉर्मेशंस जैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, नाम तो पता ही होगा। क्या बता सकते हैं कि इसके लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य की यह पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसका विषय वस्तु क्या था? ये तो वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ भी देता है। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या था? अर्थशास्त्र का विषय वस्तु था शासन कला। क्या था? शासन कला। ये वन लाइनर में सवाल पूछता है। शासन कला इसका विषय वस्तु था। अर्थात इसकी विषय वस्तु में भी परिवर्तन आया। मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसकी जरूरतों के अनुसार बहुत सारे विषयों ने जन्म लिया। ये जरूरतें कैसे हुई? जैसे मनुष्य के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव थे, उनमें यानी कि मनुष्य जब सिर्फ पत्थर का प्रयोग कर रहा था, सिर्फ पाषाण काल में जी रहा था, और यहां से जब वो आगे आया तो इसके जीवन में बाय डिफॉल्ट यानी कि यह
कोशिश नहीं किया, लेकिन ऐसा हो गया जिसमें आग की खोज, चक्का या पहिए की खोज, या फिर कृषि का खोज। ये जैसे ही विकास हुआ, मनुष्य के पूरी विकास क्रम में काफी बदलाव देखने को मिला। नहीं, जब कृषि की शुरुआत हुई तो मनुष्य समुदाय में रहने लगा। मनुष्य क्या रहने लगा? समुदाय में, मतलब ग्रुप में रहने लगा। और पहली दफा मनुष्य को यह लगा कि यह मेरा समुदाय है और ये पूरा क्षेत्र मेरा है। इस इलाके में मैं ही शिकार करूंगा, इस इलाके में मैं ही खेती करूंगा। और यहां से उसके अंदर एक समुदाय या फिर कह सकते हैं एक क्षेत्र की भावना का विकास हुआ, जो आगे जाकर गांव और फिर उससे आगे जाकर एक राज्य की कल्पना तक पहुंचा। नहीं, एक राज्य की कल्पना तक पहुंचा। और फिर आप इतिहास में जैसे जैसे इसे देखेंगे कि ये कैसे बहुत सारे वंशज या ये सब अचानक से नहीं हुए। अगर इन तथ्यों को बगैर समझे सिर्फ याद कीजिएगा तो बोझिल लगेगा, लेकिन इस विकास के क्रम को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर बोझिल नहीं लगेगा और तथ्यों को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। अच्छा, मैं एक आपको और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहता हूं, कालक्रम। अर्थात आप लोग को जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है या हिंदी में ईसा पूर्व या फिर ईसवी, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता? और ये कैसे शुरू हुआ, यहां से एक सवाल पूछता है, जरा मैं आपको सामने रखता हूं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का एक कालक्रम है कि 2500 ईसा पूर्व से ये 1750 ईसा पूर्व, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। वर्तमान में हम लोग, अभी एक सवाल मैं आपसे पूछ दूं कि तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमसे कितनी वर्ष पुरानी है? लगभग 4500 वर्ष। आपको मैं बताऊं कि ये जो पढ़ना है ना, ये ईसा पूर्व, ईसा मसीह के नाम से है। अच्छा, एक भारतीय होने के नाते मैं क्यों कहूं कि मैं ईसा मसीह को ही मानूं? मैं हनुमान जी को मानता हूं तो मैं कहूं हनुमान जी के जन्म से पहले। सोचने वाली बात है कि मैं भारतीय इस परंपरा को क्यों मानूं। तो इसका सवाल यह है कि भारत में इतिहास लेखन या इतिहास एक विषय के रूप में काफी प्रचलित नहीं था। काफी क्या, प्रचलित ही नहीं था। हम लोगों के यहां क्या था, साहित्यिक रूप से लिखा जाता था। और साहित्य और इतिहास में तो अंतर होता है। साहित्य में कल्पना हो जाता है और इतिहास में सिर्फ तथ्य होते हैं। अंतर हो जाता था। यहां से एक सवाल पूछता है कि इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को। अब आप इसे सिर्फ याद करिएगा तो थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन आप हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का तर्क यह है कि हेरोडोटस जहां से थे वहां पर इतिहास को लेकर एक समझ थी, या फिर इतिहास एक विषय के रूप में इन्होंने विकसित किया। भारत में यह परंपरा देखने को नहीं मिली। तो पहले ईसा मसीह के जन्म को एक बेंचमार्क माना, उनके जन्म के पहले को ईसा के पूर्व और उनके बाद को ईसवी कहने की बात कही। लेकिन जैसे ही लोगों में यह धारणा विकसित हो गई कि मैं भी कुछ हूं, यानी कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता भी कोई बात होती है, तो ये पूरी की पूरी चेंज हो गई, खास करके 1950 के बाद। और 1950 के बाद ये शब्दावली में भी, प्रयोग में भी चेंज आ गया। इसके लिए वर्तमान और वर्तमान के पूर्व ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे। अंग्रेजी में जो BCE लिखा जाता था, इसे जिसे अब कहा जाता है BCE का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा यानी जो क्रिश्चियनिटी शब्द था वो गॉन हो गया, बिफोर कॉमन एरा। और जो वर्तमान का समय है उसे क्या इसलिए लिखा जाता है? कॉमन एरा। ये चेंजेज आया और ये चेंजेज आपको लगभग हर विषय में देखने को मिला। जैसे हम लोगों के यहां माप के लिए बहुत सारे
मतलब सामान्य स्तर पर हम लोग बहुत सारे माप के तरीके अपनाते हैं, जैसे आसेर, पाभर, इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मानकीकरण किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया और एक ऐसे मानक को इस्तेमाल किया गया जो पूरे विश्व में मानक हो। यानी कि हम अमेरिका में भी जाए तो परेशानी नहीं, यहां भी जाए तो परेशानी नहीं। तो ये एक कालक्रम का मामला है। हम लोग इतिहास को विभिन्न कालक्रम में बांटकर भी पढ़ेंगे। मैं एक टॉपिक और लेता हूं, इतिहास का संबंध अन्य विषयों के साथ, क्योंकि जब तक विषयों को आपस में जोड़कर नहीं पढ़िएगा तो परेशानी होगी, आपको समस्या होगा। मैंने बताया कि इतिहास क्या है। इतिहास मानव विकास की बात करता है। इतिहास क्या करता है? मानव विकास की बात करता है। अच्छा, आपको जैसे मैंने एक कोविड-19 का एग्जांपल दिया, बहुत सारे विषय भी इसी तरीके से निकले। आप हमें यह बताइए कि राजनीति शास्त्र का विकास कब हुआ होगा? जब एक राज्य बन गया होगा, जब एक राजा हुए होंगे और उनकी नीतियों को तय करने के लिए कैसे हम सोचे इस पे काम हुआ होगा, तब राजनीति शास्त्र का विकास हुआ होगा। अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ होगा? आप लोग संभवतः सभी घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर ही रहते हैं ना? हो सकता है आप लोग में से कुछ की घर भी यहां हो और आप लोग अपने पेरेंट्स से एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि आप कोई 5,000 या 10,000 रुपए मंगाते हैं। आपकी जरूरत 10,000 रुपए की है। आपके पिताजी आप पे बड़ी प्रसन्न हुए और 20,000 रुपए भेज दिए। आपके यहाँ 20,000 रुपए आ गए आपके अकाउंट में। तो आपको बहुत ज्यादा सोचना तो नहीं पड़ेगा। आप अपने खर्च को थोड़ा सीमित से बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे कपड़े को भी खरीद सकते हैं जिसका मूल्य थोड़ा ज्यादा हो। ऐसे जगह पे भी पैसे खर्च कर सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हाँ खर्च कर सकते थे। लेकिन अगले मंथ में आपके पिताजी ने 10,000 रुपए ही भेजे। आपके पिताजी ने क्या किया? 10,000 रुपए ही भेजे। तब आप क्या कीजिएगा? अपने ऊपर लगाम लगा लीजिए कि नहीं, यदि मैंने खर्च कर दिया तो मेरा कोई अमुक प्रमुख काम जो होगा वो रुक जाएगा। और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजों को ही खर्च करना है। लेकिन अगर इससे भी बुरा हो जाए कि आपके पिताजी ने कोई 7-8 हजार रुपए भेज दिया और आपकी जरूरत 10,000 की है, तब आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? प्राथमिकता के आधार पर खर्च कीजिएगा। प्राथमिकता के आधार पर अब खर्च करना शुरू कीजिएगा कि मैं सबसे जरूरी समझता हूं कि रूम रेंट देना है, तो आप अपना पैसा पहले रूम रेंट में, फिर खाना पर, फिर पढ़ाई पर, फिर अपने ऊपर कुछ ऐसा ऑर्डर बना दीजिएगा। इकोनॉमिक्स भी इसी तरीके का था। जब आज आज 2023 में मनुष्यों की जो आबादी है वो 8 अरब है। कितनी है? 8 अरब। लेकिन क्या ये 8 अरब की आबादी हमेशा से थी? नहीं थी। कभी ये काफी कम होगा। यानी कि प्रकृति में, प्रकृति का हिस्सा यानी कि पेड़ पौधे या फिर हमारे पास उपजाऊ जमीन, ये भरपूर होंगे, तब तो कोई सोचने की बात नहीं है। हम खेती के तरीके में क्या अपनाते थे? स्लैश एंड बर्न, धूम खेती, यहां से वहां खेती के तरीके करते रहे। लेकिन आज स्लैश एंड बर्न कर सकते हैं क्या? आपको जहां पे जमीन मिल रहा है उसी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब जमीन है ही नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो जैसे ही प्रकृति पे दबाव पड़ा तो अर्थशास्त्र ने जन्म ले लिया। प्रकृति पर दबाव हुआ तो इकोनॉमिक्स जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलपमेंट ले लिया। नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सामाजिक विज्ञान का शुरुआत कब हुआ? जब मनुष्य कम्युनिटी में रहने लगे तब उनको एक नियमबद्ध होना पड़ा कि सबों को सम्मान मिल सके, नहीं, सबों का विकास हो सके, सबों का सुरक्षा हो सके। सामाजिक विज्ञान हमें मानव को एक साथ रहने को लेकर चर्चा करता है, तो हम कैसे एक साथ बेहतरीन स्थिति में रह सकें। अर्थात मैं तो ये मानता हूं कि सामान्य अध्ययन की जितने भी विषय हैं
उन सभी विषयों की जननी जो है वो इतिहास है। क्यों? क्योंकि इतिहास के ही विभिन्न समय पर बहुत सारे विषयों ने जन्म लिया। तो ये इतिहास पर यदि आपका कमांड नहीं है तो बाकी विषयों को भी समझना काफी कठिन है। तो मुद्दा यह है कि इतिहास को समझा कैसे जाए, इस पे मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। इतिहास को समझने को लेकर सामान्य रूप से इतिहास को हम दो भाग में बांटते हैं। इतिहास को पहले सामान्यतः दो भाग में बांटते हैं। एक विश्व का इतिहास, एक विश्व का इतिहास, और एक भारत का इतिहास। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में भले ही कोई एक हिस्सा दिया हुआ हो, लेकिन उस हिस्से को समझने के लिए थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि अन्य की भी आनी चाहिए। इसके एक उदाहरण से मैं अभी स्पष्ट करूंगा। पहले मैं आपके इसके विभाजन को बता दूं। एक है विश्व का इतिहास और दूसरा है भारत का इतिहास। और फिर भारत के हिस्से को, भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो उसे जरूर पूछते चलिएगा, क्योंकि जब तक प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं संतुष्टि नहीं मिलती है। अब मैं कहूं कि विश्व का इतिहास क्यों जरूरी था, तो इसका बहुत साधारण सा उत्तर यह है कि वैश्विक घटनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। वैश्विक घटनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आपसे मैं ये पूछूं, क्या मनुष्य का विकास सिर्फ भारत में हो रहा था? तार्किक जवाब आपका होगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये विश्व के अन्य हिस्सों में भी होता होगा। जैसे जैसे एशिया के अलावा अफ्रीका में, जैसे अफ्रीका में सबसे पहले विकसित मनुष्य के मिलने के प्रमाण मिले, और सबसे विकसित मनुष्य जो था उसे कहा गया था होमो सैपियंस। होमो होमो सैपियंस, ये इसके प्रमाण कहां मिले थे? इसके जीवाश्म अफ्रीका में मिले थे। अफ्रीका में कहां मिले थे? अफ्रीका में। अगर आपको ये तथ्य पता हो तो ठीक है, नहीं तो बस इस तथ्य को आपको जान लेना है कि सबसे पहले ये अफ्रीका में मिले थे। मैं आपको एड्रेस बताता हूं, वहां पे जाके इस तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं। एनसीईआरटी 11th और चैप्टर 1 के पहले एक टाइमलाइन है, वहां पे जाके आप इसे खोज सकते हैं। क्लियर है? तो विश्व के इतिहास से हम मनुष्य के विकास की यात्रा को समझेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिसका प्रभाव भारत के इतिहास पर पड़ा या पूरे इतिहास पर पड़ा, उसे भी जानेंगे। जैसे मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि जो भारत में वर्तमान में लोकतांत्रिक स्वरूप से सरकार चल रही है, क्या यहां हमेशा से लोकतांत्रिक सरकार थी? नहीं थी। इसके पहले आप अंग्रेज को देखते हैं, उसके पहले मुगल को देखते हैं, उसके पहले दिल्ली सल्तनत को देखते हैं, उसके पहले प्राचीन भारत में विभिन्न राजवंशों को पढ़ते हैं। वैशाली में था, लेकिन वो स्वरूप अलग था, आज की तरह नहीं था। वो आज की तरह लोकतंत्र नहीं है। आज भी लोकतंत्र का स्वरूप अलग अलग है। जैसे आप देखिएगा, अमेरिका का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति माना जाता है और वही पावर में होता है। हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री है। अभी भी ब्रिटेन में 3-4 दिन पहले आपने देखा, वहां लोकतंत्र है, लेकिन वहां के महाराज को अभी भी पूरे महाराज बना के सोने के रथ में चढ़ाकर पूरा राज्य अभिषेक कराया गया। 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट उस सेरेमनी पे रखा गया। भला ये कैसा लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र का स्वरूप अलग अलग था। नहीं, मैं आपसे यह सवाल जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान भारत का लोकतंत्र बना या विश्व के अधिकतर देश जो लोकतंत्र में परिवर्तित हुए, इसकी शुरुआत कहां से हुई? आप लोग उत्तर दे पाएंगे? मतलब आप लोग का अगर इतिहास विषय होगा तो हो सकता है अलग अलग पृष्ठभूमि हो तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैं तो इसके महत्व के बारे में चर्चा कर रहा हूं। एक वर्ष है 1789, याद कीजिए, क्लास 9th में पढ़ना था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। और इस फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ कि वहां पे लुई 16वां जो वहां का शासक था वो निरंकुश हो गया। और निरंकुश हो गया अर्थात वहां की लोगों की जरूरतों को पूर्ति नहीं मिल रही थी। उनके ऊपर जबरदस्ती कर आरोपित किए जा रहे थे, नहीं, और लोग भूखे मर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने विद्रोह कर दिया।
और एक नए सिस्टम की मांग की। फिर लोगों ने ही निर्णय लिया कि वो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, हम ही लोग तय करेंगे, हम ही लोग तय करेंगे कि शासन कैसे चलेगा। और इस तरीके से वर्तमान का जो लोकतंत्र है वो शुरू हो गया। लेकिन ये पूर्ण रूप में नहीं आया। आप लोग बचपन के दिनों में लोकतंत्र की परिभाषा सुने होंगे, जो बहुत प्रसिद्ध दिए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। जनता के द्वारा, जनता जनता के लिए चुना गया सरकार, जनता के द्वारा ही। ये वाला फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये वाला बड़ा प्रसिद्ध परिभाषा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के राष्ट्रपति लोकतांत्रिक रूप से आए थे और उनको भी ये परिभाषा मिली, उनके पहले 16 राष्ट्रपति रह चुके थे। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ये कोई 16-17 बार राष्ट्रपति बनने के बाद लोकतंत्र का स्वरूप हमारे सामने आया। तो यही मामला कुछ हमारे साथ भी है। हम लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जहां जरूरत लगती है नए नियमों को जोड़ने का, तो हम अपने संविधान संशोधनों के माध्यम से उसे जोड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि पूर्णता नहीं है, ये जरूरत के हिसाब से बदलाव लाता है। नहीं तो यानी विश्व के बहुत सारे घटनाक्रम का हमारे इतिहास पर असर होता है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे विश्व युद्ध से संबंधित बातें, या फिर जो सत्ता का परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन हुआ, वो सब महत्वपूर्ण बातों को हमें जरूर जान लेना चाहिए, ताकि ये सारे तथ्य बहुत आसानी से समझ में आ जाए। नहीं, जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न और रखता हूं। भारत की स्वतंत्रता कब हुई, ये तो पता ही होगा, 1947 में। लेकिन मैं आपको यह कहूं कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध ना हुआ होता, तो हो सकता था कि हमारी आजादी थोड़ी और विलंब हो जाती। इस बात से आप लोग कितना सहमत हैं? देखिए, इतिहास यहीं पर मजेदार बनता है। विश्व युद्ध जब द्वितीय चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या है, 1939 से 1945 तक। कितना है? 1939 से 45 तक ये वर्ल्ड वॉर 2 है। तो वर्ल्ड वॉर टू का प्रभाव क्या हुआ कि ब्रिटिश भी इसमें इन्वॉल्व थे। और ब्रिटेन कोई बहुत बड़ा पॉपुलस कंट्री नहीं है, उस दौरान भी छोटा कंट्री था। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ क्या हो गया था कि लगभग वहां के अधिकतर लोग इस युद्ध से परेशान हो गए थे। जहां भारत से उन लोगों को आय प्राप्त होती थी, अब भारत उनके लिए परेशानी का सबब हो गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि 1915 के बाद भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो बड़ा तेजी से चल रहा था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी को। ये कुछ तथ्य आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूं किसी भी विषय में ऐसा करना पड़ता है, चाहे आप कॉमर्स पढ़ो चाहे विज्ञान पढ़ो, कुछ तथ्य को तो याद करना ही पड़ता है। हाँ, ये मेरी सक्षमता होगी कि मैं आपको याद करने पर ज्यादा फोकस ना करा के समझा के चीजों को याद करा दूं। ये मेरा जिम्मेवारी है और मैं ये करने वाला ही हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत 1915 के बाद बदलने लगा था। अब ब्रिटेन को भारत से बहुत फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टे ये से संभालने में ब्रिटेन का खजाना खाली हो रहा था। और दूसरा पक्ष ये था कि दूसरे विश्व युद्ध से ब्रिटेन का हालत खराब हो गया था। आपको ये पता ही होना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध में कोई भारतीय शामिल होना नहीं चाहता था, बल्कि भारतीयों को जबरदस्ती अंग्रेजों ने शामिल किया था। और ये कहावत तो सुनते ही होंगे कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। ब्रिटिशर्स परेशान थे, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि यह सही समय है कि ब्रिटिशर से स्वतंत्रता को लेकर आखिरी मांग की जाए, और भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने। और यह आंदोलन काफी सफल भी हुआ। इसके बावजूद कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल जितने भी बड़े नेता थे, सबों को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ये आम जनता उसमें जुड़ गई, और आम जनता के जुड़ जाने मात्र से ये आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया। और इस आंदोलन के प्रभाव से एक बात और भी हुई। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। वहां पे तो चुनाव बड़ी दिनों से हो रहे थे, वहां पर चुनाव हुए।
और वहां पर जो पहले से विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के लिए साधारण सी बात है, फिर ब्रिटेन के लोग नाखुश रहे होंगे, चाहे वो विश्व युद्ध का मामला हो, चाहे भारत में उनकी पूंजी का जाना मामला हो। और क्लेमेंट एटली इसी बात पे चुनाव में आए थे कि ब्रिटेन को सफलतापूर्वक विश्व युद्ध से बाहर निकालेंगे और भारत को आजाद कर देंगे। देखिए तो विश्व युद्ध की एक घटनाक्रम से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना। तो विश्व के कुछ घटनाक्रम को हम जानना बेहद जरूरी है। अगर उसको हम नहीं जानेंगे तो हम इन विषयों के इस खंड के साथ बहुत ज्यादा न्याय नहीं कर पाएंगे। हम फिर रटने लगेंगे, फिर बोझिल होने लगेगा, समझ नहीं आएगा। लेकिन जब इसे समझ लेंगे, अच्छे से व्याख्या इसकी समझ लेंगे, तो बहुत सरलता से हम उसे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, अब मैं पूछता हूं कि यहां से जो बीपीएससी या फिर कोई भी आयोग प्रश्न लेता कहां से है? तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बैंक, मैं आप लोगों को कहता हूं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना एक रणनीति है। उसे समझना पड़ेगा, आयोग को समझना पड़ेगा कि वो आयोग कैसा सवाल पूछता है। जैसे जैसे ही ये घोषणा हो गई कि शिक्षक की जो भर्ती होगी वो बीपीएससी लेगा, तभी मैं मान लिया कि सामान्य अध्ययन तो होना ही है। ये ना का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीपीएससी इसी पैटर्न पे परीक्षा ही लेता रहा है और ये तार्किक भी है। अगर टीचर को लेकर कुछ ऐसी बहाली होती जिसमें सामान्य अध्ययन नहीं पूछा जाना है या फिर उसका कोई जरूरत नहीं था, तो कोई अलग आयोग हो जाता। अगर बीपीएससी को दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि बीपीएससी क्या करेगा? अपने तरीके से शिक्षकों की बहाली लेगा? नहीं। तो इतिहास के खंड से मैं आपको बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास से आता है। मैं इसे 5 स्टार दे रहा हूं। सबसे ज्यादा कहां से सवाल आता है? आधुनिक भारत का इतिहास से आता है। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो कालक्रम है, मैं 1707 से लेकर 1950 तक के प्रमुख घटनाक्रम को आपको जानने चाहिए। 1707 से लेकर 1950। उसके बाद मैं मानता हूं कि मध्यकाल से सवाल आते हैं, मैं इसे 3 स्टार देता हूं। और यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं वो कोई 1000 से लेकर आप कह सकते हैं 1700, हालांकि ये थोड़ा सा परिवर्तन है, मान लेते हैं कि हम 1700 तक आपको मध्यकाल में पढ़ते हैं। और लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक की सारी जो घटनाक्रम है वो प्राचीन भारत से आता है और मैं इसे कोई 1 स्टार देता हूं। यानी कि सबसे सवाल कम कहां पूछा जाएगा? प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा जाएगा, उसके बाद मध्यकाल में पूछा जाएगा और सबसे ज्यादा कहां पूछा जाएगा? आधुनिक भारत। तो आपका सवाल होगा क्या सर आप प्राचीन भारत नहीं पढ़ाइएगा क्या, मध्यकाल को थोड़ा? तो जाहिर सी बात है कि हमें परीक्षा पास करना है। यही आप लोग मुझे कहते कि सर मुझे 1.5 साल में इतिहास पढ़ाइए तो मैं बढ़िया से प्राचीन भारत की पूरी बातों को बताता, फिर मध्यकाल में आता, फिर आधुनिक में आता। लेकिन चूंकि अब लोग परीक्षा नजदीक है तो परीक्षा पास करना बेहद जरूरी है। जहां से प्रश्न पूछे जाते हो और पास हो जाए, बात खत्म। यदि आप मुझसे मिले हैं तो मुझे आप इसी रूप में याद रखें कि हाँ पढ़ा और पास कर गया। आपके ज्ञान का एक ही लक्ष्य है, आपको रोजगार मिल जाना। अगर आपको रोजगार दिलवाने में यह संस्था सफल हो गई तो आपके लिए संस्था काफी अच्छी है। अगर रोजगार दिलवाने में विफल हो गई तो इस संस्था के होने का मतलब कुछ नहीं है और मुझे एक शिक्षक होने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण जो बातें होंगी प्राचीन का, जो समझाने के लिए जरूरी होगा उसको मैं बताऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हर का टाइम होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन में भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से सवाल आता है। जैसे प्राचीन में मनुष्य के विकास की गाथा शुरू होती है कि मनुष्य कब से शुरू हुआ, एक समुदाय में रहना, किंगडम में बनना। तो सबसे पहला जो टाइम आता है ना, जो किंगडम की शुरुआत होती है, वो बुद्धिज्म की एक किताब है। बुद्ध धर्म के मानने वालों ने एक किताब लिखी जिसको आप अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते हैं।
अंगुत्तर निकाय में पहली दफा 16 महाजनपद के बारे में बात है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में जो सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो होता है बुद्ध के मानने वालों की जो किताब है, बुद्धिस्ट बुक्स है, उसमें एक अंगुत्तर निकाय आती है और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, इसे आप बड़े शहर के रूप में ले सकते हैं। 16 बड़े शहर। इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक कल्चर, वहां मैं थोड़ा थोड़ा बात कह के आगे निकलूंगा, जहां से सवाल बस पूछे जाते हैं, उन सवालों को मैं आपको बताऊंगा जो बीपीएससी के प्रश्न संग्रह से आपके सामने होंगे। 16 महाजनपद, और इसी महाजनपद में ना एक बहुत बड़ा जनपद था जो था मगध। ऐसे बिहार में 3 महाजनपद पड़ते थे, 16 में 3 बिहार में थे, बाकी भारत के अन्य हिस्सों में थे। हाँ, जो आप, हाँ बिल्कुल, आप एक वैशाली, आप वज्जी जिसे कहते थे, और एक अंग प्रदेश कहा जाता था। अंग, आप लोग महाभारत देखें तो महाभारत में एक अंग राज कर्ण के बारे में चर्चा रहता है, मुंगेर जिसकी बोलते हैं। हाँ ठीक है, मुंगेर, भागलपुर, ये जो पूरा इलाका है वो अंग है ना। अच्छा, आपको ये थोड़ा बहुत समझते हुए चलना पड़ेगा कि जो इतिहास है ना वो बदलते हुए भूगोल को बताता है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। मतलब मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो 16 महाजनपद हैं ये हमेशा से स्थिर नहीं रहते हैं, ये परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मगध ने कभी किसी दूसरे राज्य को जीत लिया तो इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो 16 महाजनपद में मगध पर हम लोग केंद्रित हो जाएंगे और फिर मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को पढ़ेंगे, है ना। प्रमुख राजवंशों में शुरुआत लेंगे नंद से। हालांकि मगध उसके पहले हर्यक हैं, जो पाटलिपुत्र की स्थापना से लेकर ये सारी बातें होती हैं, तो उनको भी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो होता है मौर्य। यानी प्राचीन भारत में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें कौन है, मौर्य। और इसलिए है क्योंकि इसका संबंध बिहार की परीक्षा से है। हम लोग बिहार के हैं और मगध यही है जहां पे अभी हैं। यहाँ पर कभी चंद्रगुप्त मौर्य का महल है, तो आपको वो अशोक के समय का प्रसिद्ध अगम कुआं है, अशोक राजपथ है, तो सवाल तो यहां से बनेगा। तो मौर्य को हम लोग को बढ़िया से करना पड़ेगा। दूसरी, जो पूरी दुनिया के सामने एक नायक के रूप में उभरा, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, बुद्ध की। मैं बुद्ध की बात कर रहा हूं, तो बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा, जैन को पढ़ना पड़ेगा, खास करके महावीर, खास करके महावीर। ये एंशियंट हिस्ट्री में ये काफी महत्वपूर्ण है। पूरी विश्व में भारत तो है ही, पूरे विश्व में बिहार की पहचान बनने वाले नालंदा विश्वविद्यालय जो गुप्त काल के दौरान थे। तो गुप्त काल जो है ये एक महत्वपूर्ण विषय है। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा गया था। भारत के प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा गया था, गुप्त काल को कहा गया था। तो गुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी मगध के रास्ते ही हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझेंगे। अधिकतर सवाल यहां से लिए जाते हैं। अगर मैं मध्यकाल में पहुंचूं, मध्यकाल में पहुंचूं तो मध्यकाल में मूलतः दो हैं। मध्यकाल में मूलतः दो, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल। आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न आ रहे हैं मन में। अच्छा अच्छा, वैसे अच्छा ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है, वो उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो बस इसके साथ आगे बढ़िए। दिल्ली सल्तनत पढ़ा जाएगा और फिर मुगल। मुगल को भी दो भागों में बांटा जाएगा, ठीक है, समझिए। मैं मुगल को भी दो भागों में बांटा जाएगा। मुगल की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर के द्वारा। तो यहां पर मुगल में हम लोग बाबर, आप ज्यादा अच्छा है कि टाइमलाइन लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
यहां पर आप कह सकते हैं 1526 से 1707, इसके दौरान जो शासक हुए, बाबर, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब, तो इसके दौरान की प्रमुख बातों को हम लोग देखेंगे 1526 से 1707। यहां ध्यान दीजिए, बहुत सारी चीजें यहीं से सॉल्व होने वाली हैं। और फिर यहां पर 1707 से लेकर 1857 तक मुगल बने तो रहते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रूप से नहीं। यानी कि मुगल हैं लेकिन सिकुड़ते हुए मुगल हैं, धीरे धीरे उनका केंद्र कहां हो जाता है, दिल्ली तक हो जाता है। एक सवाल तो यहां से भी पूछ दिया था कि किस मुगल शासक का क्षेत्र जो है वो दिल्ली के मतलब लाल किले से लेकर पालम तक ऐसे बहुत छोटे स्तर पे था। तो 1707 से लेकर 1857 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको मध्यकाल में इतना तक हम लोग को पढ़ना है। चलिए, आधुनिक। आधुनिक को थोड़ा महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत की शुरुआत मूलतः हम मानते हैं यूरोपियों के आगमन से हो गया। यूरोपियों के भारत आगमन से हो गया, जिसमें सबसे पहला साल जो होता है वो कौन सा है, 1498 ईस्वी। कुछ कह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो पहला जो है वो 1498 ईस्वी है, यानी कि जिस समय वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री रास्ते को खोजा था यूरोप से। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भारत को खोजा था, भारत के समुद्री रास्ते को खोजा था। क्लियर है? तो यहां से आ जाते हैं और पुर्तगीज के पीछे पीछे डच, फिर फ्रेंच, फिर अंग्रेज सब आते हैं, लेकिन अंग्रेज यहां एस्टेब्लाइज करते हैं। तो अंग्रेज जो यहां पे आते हैं ना, तो उसमें अब बोलिए। फ्रांस, हाँ सब आए थे यहाँ पे, टेरिटरी बनाए, फिर आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिए। हाँ, और आपस में संघर्ष करना शुरू किए, और फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे जो परेशानियां हुई, उसकी वजह से यहाँ का जो उनका अभियान था वो शिथिल पड़ गया और वो यहां से चलेगा। तो 1757 में एक घटनाक्रम घटता है, बैटल ऑफ पलासी। नाम सुने हैं? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। इस पलासी के युद्ध से हो गया 5-10 मिनट और। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है, और इसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू करते हैं। 1764, जिसमें चौसा का युद्ध, यही तो पूछ देता है चौसा का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था, क्या समझौते हुए थे, हम लोग उसी को करते चलेंगे, है ना। तो 1757 पलासी का युद्ध, 1764 चौसा का युद्ध, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन शुरू होती है। यानी कि जो ब्रिटिश शासन है ना, इस ब्रिटेन की शासन को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक कंपनी शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन, और एक क्राउन का शासन। एक क्या, किसका शासन? क्राउन का शासन। ये क्राउन का शासन क्या है समझिए, ये 1757 से लेकर 1857 का विद्रोह तो आप लोग पढ़े होंगे, 1857 का सैनिक विद्रोह। और वीडी सावरकर ने इसी विद्रोह को कहा कि ये सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अगले क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के सभी टाइमलाइन को आपको समझाऊंगा, और मैं दावा करूंगा कि सिर्फ उस टाइमलाइन से 4-5 क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ टाइमलाइन से 4-5 क्वेश्चन बन जाता है, टाइमलाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1857, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर लिया जाता है, बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं, और क्राउन जो है ना वो 1857 से लेकर 1947 तक भारत में बनी रहती है। और इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे 1757 से 1857 के बीच में कौन कौन से राजा कब कब किस स्थिति में अंग्रेजों के सामने समर्पण किए, या कहां कहां हारे, जैसे टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी दक्षिण भारत,
वहां पे उनका लड़ाई होता है और वहां पे वो उनका देहांत होता है, और फिर दक्षिण भारत में वो समर्पण की स्थिति आती है। उसी तरीके से अन्य जगहों पर पंजाब की स्थिति हो या फिर मराठों के साथ युद्ध हो, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये जो 1857 से 1947 के बीच का जो महत्वपूर्ण वर्ष है, जैसे कि 1885, बता सकते हैं आप लोग क्यों महत्वपूर्ण है? 1885 कांग्रेस की स्थापना। 1885 क्यों कांग्रेस की स्थापना? यहां से 4-5 तरीके का सवाल पूछता है, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की? एओ ह्यूम ने की। पहली सम्मेलन कहां हुआ? बंबई में हुआ। होना था कहां? पुणे में, लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया और तो कहां हो गया? बंबई में हो गया। कितने डेलीगेट्स ने भाग लिया? तो 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया। इसमें कितने डेलीगेट्स हो गए? उसके बाद पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। एओ ह्यूम चूंकि संस्थापक थे लेकिन वो महासचिव थे। ये सारे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? हर वर्ष कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण बैठक होता है। तो जितने महत्वपूर्ण बैठक आईएनसी के होंगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ऐसे देखिए 1885 के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण साल आता है वो 1893 आता है। इस 1893 में क्या होता है? 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जाते हैं अमेरिका भाग लेने। और फिर दूसरा महत्वपूर्ण होता है कि इसी वर्ष महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। महात्मा गांधी पर बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं, जैसे वो अमेरिका दक्षिण अफ्रीका गए, किस स्टेशन पर उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया, ये सवाल पूछता है। ये भी देखा गया। दक्षिण अफ्रीका में किसके बुलावे पर गए थे, ये भी सवाल देखने को मिला है। किसके बुलावे पर वहां गए थे, ये भी सवाल पूछा है। महात्मा गांधी की शिक्षा दीक्षा कहां से हुई है, किस कॉलेज से हुई है, ये भी पूछ दिया है। वहां पर किस कार्य से गए थे, वहां पर जाकर क्या काम किए, वहां पर जाकर किस लिटरेचर को पढ़ने के बाद इनका सोचने की जो दायरे हैं वो परिवर्तन आ जाता है। वहां पर जाकर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। उस आश्रम का नाम क्या है? वहां पर रहते रहते उन्होंने भारत की राजनीति पर एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? वहां से जब लौटे तो उन्होंने किससे भेंट किया? जैसे गोपाल कृष्ण गोखले से, जो महात्मा गांधी के कौन है? पॉलिटिकल गुरु हैं, उनसे भेंट होता है। फिर उनके भेंट होने के बाद क्या परिवर्तन होता है? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, जिसकी सापेक्ष में आज उसी की उपलब्धि में हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, कि जो बाहरी लोग हैं वो भारत के विकास में योगदान दें, 9 जनवरी 1915 को। तो फिर महात्मा गांधी से इसी तरीके के सवाल हैं, उन सबों को मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। 1893 महत्वपूर्ण वर्ष रहा। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण वर्ष मैं मानता हूं वो है 1905। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। यहां से सवाल पूछता है कि बंगाल का विभाजन हुआ तो जो विभाजित बंगाल था वो कौन कौन सा इलाका था? इसमें इस समय जब विभाजन हो रहा था तो उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था? करजन थे, है ना। इसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर क्या पड़ा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में थोड़ी राड़ और बढ़ गई। कांग्रेस का जो शुरुआती नेता थे वो आपस में कैसा, जो नरम दल के लोग थे वो आपस में, मतलब नरम दल के लोग जो थे उदारवादी विचारधारा के थे। अंग्रेजों के सामने एप्लीकेशन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बोले कि आपको ये काम करना चाहिए, इस तरीके का प्रवृत्ति रख रहे हैं। लेकिन गरम दल के लोग बोलते हैं ये कौन है अंग्रेज, इनको मार के भगाओ, ये मेरा देश है, हम ही डिसाइड करेंगे। ये शुरुआत में ही था, लेकिन इतना सरल तो था नहीं। तो ये सारा मूवमेंट कलकत्ता, चूंकि बंगाल उसका केंद्र था। जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछ दूं, आप लोग सभी बिहार के हैं? पटना के एस में कौन कौन से हैं? सब कोई है कि सब कोई बाहर से हैं? अच्छा, आपके शहर में हड़ताली मोड़ है? हड़ताली मोड़ आपके शहर में है? नहीं होगा, वो राजधानी में होता है। राजधानी में होगा ना। तो उसी तरीके से बंगाल क्या था? भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था ना, तो कलकत्ता केंद्र था। तो क्या किया? बंगाल को विभाजित करके सप्रेस करना चाहा, जो आंदोलन चल रहा था उसको, ऐसा। 1905। फिर 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। फिर 1907 में क्या होता है? कांग्रेस ही स्प्लिट कर जाता है, तुरंत विभाजन हो जाता है। 1909 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म आता है। 1915 में महात्मा गांधी का लौटना होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1919 में रॉलेट एक्ट होता है। और फिर उसके बाद से बहुत सारे आंदोलन चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष में आगे जाके 1935 भारत सरकार अधिनियम आएगा, जिसके तहत भारत में पहली बार चुनाव हुए 1937 में। बहुत सारे लोग उसमें, जैसे बिहार में भी प्रीमियर बने। सबसे पहले बिहार में जाइएगा तो बिहार से सवाल तो पूछेगा। आप लोग बिहार से अगर बीपीएससी में जाइएगा तो एक आध सवाल देखने को मिलेगा, मतलब रहे कुछ सवाल रहेगा। क्योंकि बीपीएससी का मेन एग्जाम रहता है, उसमें तो 25-30 सवाल पूछता है, लेकिन इसमें 100 सवाल में ही जीएस रखना है तो हो सकता है थोड़ा कम सवाल पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर, है ना। तो पहला
जो कैबिनेट बना 1937 में क्या था, तो दूसरे उसके बाद 1939 से लेकर 45 तो वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद क्या हुआ, भारत में वहां पे ब्रिटेन में इटली की सरकार बनी और भारत की स्वतंत्रता के कार्यक्रम शुरू हो गए। यहां पर संविधान सभा का गठन शुरू हुआ 1946 में, नहीं 9 दिसंबर 1946 को यहां पर संविधान सभा गठित हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे बिहार के ही थे, वो यहां पर उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहारी, नहीं, और फिर उसके बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लेकर 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन हमने 1930 में 26 जनवरी को पहली दफा भारत की स्वतंत्रता की बात की थी, तो हमने 26 जनवरी का इंतजार किया। संविधान के कुछ प्रावधान उस समय लागू हो गए, बाकी सारे प्रावधानों को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के साथ ही भारत एक स्वतंत्र देश के साथ गणतंत्र देश बन गया और यहीं पर समाप्त हो गया आपका भारत का इतिहास, नहीं। और यहां से राज व्यवस्था शुरू होता है, पॉलिटी शुरू होता है। पॉलिटी को हम लोग समझते हैं यहां से ही, यानी इतिहास जहां खत्म होता है वहीं पॉलिटी की शुरुआत होती है। पॉलिटी की शुरुआत फिर संविधान सभा से होगी, नहीं, संविधान सभा में कौन क्या थे, बहुत सारी समितियां हैं, तो पॉलिटी पर बातें पॉलिटी के क्लास में मैं करूंगा। तो इतिहास और पॉलिटी जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों की पूर्ण व्याख्या मैं कराऊंगा, जो तकरीबन 2,500 से 3,000 होंगे। और यहां से सवाल नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आप लोगों को भरोसा के साथ आगे बढ़ते रहना है। इतिहास को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज करना होगा। पहला, टाइमलाइन पे कमांड कर लीजिए, थोड़ा बहुत उसे लिख लीजिए और 1 दिन 2 दिन पे उसे पलटते रहिए। मानचित्र को समझ लीजिए, विश्व के मानचित्र को और भारत के मानचित्र को, ये इतिहास के लिए जरूरी है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, वो ससमय मैं आप लोग को इनपुट देता रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का जो क्लास होगा वो इतिहास की पृष्ठभूमि बताने के लिए काफी और समझ में आया होगा कि हम लोग कहां से कैसे करेंगे। अब आप लोगों के मन में यदि कोई सवाल आता हो तो कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं सवाल लेने के लिए तैयार हूं। कोई सवाल मन में है? कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल नहीं है आपके मन में बाबू? कोई सवाल नहीं? ठीक है, चलिए तो आज मैं यहां रहने दूं। धन्यवाद।